दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा किसमें आई है? तो प्रबंध चिंतामणि में आई है। इसलिए अब अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाने लगा था। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब दोहा का प्रयोग कब होता था? तो दोहा का प्रयोग अपभ्रंश से बाद में होना था। और दोहा विद्या का प्रयोग किसमें देखने को मिलता है? तो प्रबंध चिंतामणि में देखने को मिलता है। प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्राकृतिक पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह लक्ष्मीधर ने किया था। कब? 14वीं शताब्दी में। प्राकृतिक पैंगलम में किन कवियों के रचनाओं का संकलन किया गया है? तो प्राकृतिक पैंगलम में विद्याधर का, सारंगधर का, जज्जल का और बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृतिक पैंगलम में किन छंदों की विवेचना की गई है? तो प्राकृतिक पैंगलम में प्राकृतिक और अपभ्रंश छंदों का विवेचना किया गया है। प्राकृत पैंगलम को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत पैंगलम पर टीकाकार किसने लिखा था? तो प्राकृत पैंगलम पर टीकाकार बंशीधर नामक विद्वान ने लिखा था। सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह किसने बनाया था? तो शार्ंगधर ने बनाया था। शार्ंगधर क्या थे? शार्ंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। इसलिए साभर पद्धति में बहुत सारे साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की थी? तो उन्होंने प्राकृतिक पैंगलम के छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का रचनाकार किसे मानते हैं? तो शार्ंगधर को मानते हैं। हमीर रासो के रचयिता को जज्जल कौन मानता है? यानी कि हमीर रासो के ग्रंथ लेखक का कवि जज्जल है। यह किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमीर रासो के बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार सारंगधर कवि किसमें हुए थे? तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार सारंगधर चंद की औलाद में कवि हुए थे, जिन्होंने जो चंद की औलाद जो थी वो किसमें लिखा था? उन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था उसे। सारंगधर पद्धति किस भाषा में लिखा गया पद्यकोश है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया पद्यकोश है, लेकिन बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी हैं। कुंडलिया छंद का प्रथम प्रवर्तक किसे माना गया है? सारंगधर को। किसके द्वारा? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रवर्तक माना है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह किस साहित्य के अंतर्गत आता है? तो वह हिंदी के सिद्ध साहित्य के सीमा के अंतर्गत आता है। सहज यानियों की भाषा का नाम क्या बताया गया है? तो संध्या भाषा बताया गया है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ क्या माना है? तो अभिसंधि माना है। मूल संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। यह बात किसने कही है? तो यह बात पंडित विधुशेखर ने कही है कि जो संध्या भाषा थी वह मूल भाषा संध्या भाषा न होकर संध्या भाषा रही होगी। वर्ण रत्नाकर कैसा ग्रंथ है? वर्ण रत्नाकर मैथिली ग्रंथ है। इसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने 14वीं शताब्दी में की थी। सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव किनके ऊपर पड़ा? तो संत कवियों के ऊपर पड़ा। संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों के ऊपर पड़ने से क्या हुआ कि संत कवियों ने उलटवासियाँ लिखने लगे। सरहपाद का समय राहुल सांकृत्यायन कब मानते हैं? 769 ईस्वी। विनयतोष भट्टाचार्य सरहपाद का समय कब मानते हैं? 690 विक्रम संवत या 633 ईस्वी। सरहपाद के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें प्रमुख कौन सा है? तो दोहा को सबसे प्रमुख है। बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा में किसकी रचना है? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की रचना है। बौद्ध गान ओ दोहा में किसके दोहा का संग्रहण किया गया है? तो सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित किया गया है इसमें। बौद्ध गान ओ दोहा में प्रचलित भाषा किसका है?